अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों। हाजिर हूँ मैं आपके साथ क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11। क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 का आज लेक्चर 1 है, पार्ट 1 है। अच्छा, इस चैप्टर का नेम है जी होम्योस्टैसिस। ठीक, इस चैप्टर का नेम क्या है बेटा? होम्योस्टैसिस। सो लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ homeostasis. Okay, what is homeostasis? बच्चों, चाहे बाहर माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी मर्जी गर्मी हो, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं। चाहे बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, तब भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं। आपने नोट किया होगा कि अगर आप पानी ज्यादा पी लें तो यूरिन ज्यादा आता है, और अगर पानी कम पिए तो बॉडी यानी हमें थर्स्ट फील होती है कि हम पानी पिए। बेटा, बॉडी अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करके रखती है। कोई चीज अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए, उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अगर बॉडी में कमी हो जाए तो बॉडी उसका इनटेक करने की कोशिश करती है, जिस चीज की उसमें कमी हो। तो व्हाट इज होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस, मेंटेन करके रखना किसका? इंटरनल कंडीशंस का, एट इक्विलिब्रियम, एक खास रेंज के अंदर। बेटा, एक खास रेंज में हमारी बॉडी अपने आप को एक खास रेंज में रखती है। हमारी बॉडी ने अपने लोअर लिमिट और अपने अपर लिमिट्स को मुकर्रर किया हुआ है। उसी लिमिट के अंदर अंदर बॉडी रहती है, एक खास रेंज में रहती है। तो इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक, यानी कि इक्वल रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, डिस्पाइट, बावजूद इसके कि चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। बावजूद इसके कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसी मर्जी चेंजेस आ रही हों, उसके बावजूद बॉडी अपने इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पर रखती है। बॉडी अपने इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डिस्पाइट, बावजूद इसके कि सराउंडिंग टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस हो रही हो। अगर आप एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं तब भी आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और अगर आप उस एसी वाले कमरे से निकलकर बाहर एकदम गर्मी में आ गए हैं तब भी आपकी बॉडी अपना कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेगी। तो मेरे बच्चों, द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे जो रेंज है वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। इसी के दरमियान रहता है बॉडी का टेम्परेचर। अच्छा, अब अगर मैं कोई एक फिक्स नेम ले लूं, फिक्स कोई वैल्यू बता दूं तो वो भी ज्यादती होगी। फिक्स नहीं रहता, लेकिन एक रेंज होती है, उस रेंज के अपर और लोअर लिमिट को छूता रहता है। ठीक है जी। तो जनाब, फ्लक्चुएशंस इन दी सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। एक और एग्जांपल आई, कहता है अब सिमिलरली जितना मर्जी आप मीठा खा लें, द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर ऑफ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 1 ग्राम ही रहेगा, जितना मर्जी आप मीठा खा लें या ना खाएं। अच्छा, ये मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स अगर मीठा खा लेंगे 1 ग्राम से ऊपर हो जाएगी उनकी शुगर का लेवल, और अगर वो मीठा नहीं खाएंगे, यानी अगर वो बहुत ज्यादा परहेज करेंगे तो 1 ग्राम से नीचे भी जा सकती है। तो बीमार लोगों की असल में होम्योस्टैसिस ही की प्रॉब्लम होती है। जब बॉडी अपना होम्योस्टैसिस नहीं रख पाती तो उसी को हम कहते हैं कि हम बीमार हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई हमें बीमारी हो तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने बॉडी के यानी ब्लड के को टेस्ट करवा के आए।
तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो जब उसकी रिपोर्ट आती है तो कुछ केमिकल्स के नेम्स लिखे होते हैं, साथ लिखा होता है नॉर्मल वैल्यू और साथ लिखा होता है योर्स वैल्यू। अच्छा, अब नॉर्मल वैल्यू एक खास रेंज में होती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अगर उस लिमिट के अंदर अंदर आपके टेस्ट की रिपोर्ट है तो आप नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में केमिकल्स बढ़े हुए हैं या फिर केमिकल्स घटे हुए हैं तो तब आप बीमारी का शिकार होते हैं। तो बेटा होम्योस्टैसिस की प्रॉब्लम्स की वजह से ही हम सिक फील करते हैं या हमें डिजीजेस हो जाती है। कहता है जी, सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट, बावजूद इसके कि ईटिंग अ रिच मील या मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो होम्योस्टैसिस का मतलब आप समझ गए होंगे कि बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को एक खास रेंज में रखना, बावजूद इसके कि जैसी मर्जी चेंजेस आ रही हों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। होम्योस्टैसिस की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? होम्योस्टैसिस की इंपॉर्टेंस में पढ़ते हैं कि बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच। तो बेटा सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उन्हें बॉडी की इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल एनवायरनमेंट उन्हें उसमें चेंज नहीं चाहिए। अगर तो चेंजेस आ गई तो बॉडी सेल्स की वो आप समझ लें कि फंक्शंस में बिगाड़ पैदा होगा। द स्टेबल इंटरनल कंडीशंस, होम्योस्टैसिस करके जब वो स्टेबल इंटरनल कंडीशंस रखते हैं तो दीज कंडीशंस आर सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। तो रिमेंबर दैट कि अब आपको मालूम है कि हमारे एंजाइम्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फास्ट दैट इज स्पीड अप कर देते हैं, कैटालाइज करते हैं। तो अगर स्टेबल इंटरनल कंडीशंस हम उन्हें देंगे तो वो एफिशिएंट फंक्शनिंग उनकी हो सकेगी। और अगर हम उनको स्टेबल कंडीशंस नहीं देंगे, एंजाइम्स मोस्टली डीनेचर हो जाएंगे। याद है ना, आपने 9th में पढ़ा था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एंजाइम्स को बेस्ट काम करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। अब अगर टेम्परेचर हमने स्टेबल ना रखा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम्स कैन गेट डीनेचर्ड। अब जनाब वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ये 3 डेफिनेशंस। टाइप्स ऑफ होम्योस्टैसिस क्या है, या टाइप्स नहीं सॉरी, सम प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस के चंद प्रोसेसेस बताएं which helps in keeping the homeostasis. तो नंबर 1 osmoregulation, नंबर 2 थर्मोरेगुलेशन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है बोर्ड में। ये बोर्ड में डेफिनेशंस आती हैं, डिफाइन एक्सक्रीशन, डिफाइन थर्मोरेगुलेशन एंड डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जनाब वाटर और सॉल्ट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है बेटा। तो वाटर और सॉल्ट्स की एक खास मिकदार को बॉडी में मेंटेन रखना, बॉडी में अमाउंट्स ऑफ वाटर और सॉल्ट्स की एक खास रेंज में वाटर और सॉल्ट्स को मुकर्रर बनाए रखना, उसको मेंटेन करके रखना, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। What is osmoregulation? It is the maintenance of the amounts of water and salts in body fluids. तो body fluids में amounts of water और salts को maintain करके रखना osmoregulation कहलाता है। Body fluids कौन कौन से होते हैं जी? Body fluids हैं blood and tissue fluids। तो बेटा blood में water और salts की quantity को, उनकी concentration को मेंटेन करके रखना। टिश्यू फ्लूइड्स क्या होते हैं? हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि टिश्यूज के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो फ्लूइड होता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। ठीक बेटा? सो वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। बेटा बॉडी फ्लूइड्स में वाटर और सॉल्ट्स की अमाउंट एंड इनसाइड द सेल्स, और सेल्स के अंदर के वाटर और सॉल्ट्स की जो अमाउंट्स हैं ये कंट्रोल में रहती हैं बाय द प्रोसेसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। हम टोनिसिटी पढ़ चुके हुए हैं।
चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि हाइपोटोनिक वर्सेस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बाहर का पानी अंदर जाता रहता है, तो कभी सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है, तो ये अमल चलता रहता है। तो बेटा ये जो यानी रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर और सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड द सेल्स, इनका कंट्रोल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए होता है बेटा। एंड दिस इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। ठीक बेटा, तो यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट थी, बस ये इतनी लाइन बॉडी फ्लूइड तक। कहाँ तक बेटा? बॉडी फ्लूइड्स तक, यहाँ तक जनाब। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन बोर्ड में मस्त आती होती बेटा 2 मार्क्स की। नेक्स्ट आया जनाब, व्हाट डिफाइन thermoregulation, या what is meant by thermoregulation? The maintenance of the internal body temperature। देखा, अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखूं, एक खास डिग्रीज पर ही रखूं, तो दैट विल बी कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? तो अभी अभी ऊपर मैंने एंजाइम्स के बारे में बताया था। The enzymes of the body work best at particular temperature, and that particular temperature is called optimum temperature। तो हम पढ़ चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स में कि एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स, में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। ठीक बेटा, और अब आया डिफाइन एक्सक्रीशन। पुत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन एक्सक्रीशन। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस। व्हाट इज एक्सक्रीशन? कि अगर हमारी बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिक वेस्ट बन गए हैं, उन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को, गेटिंग रिड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। लो जी, इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड खारिज करना, उन्हें खारिज किया जाता है फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम, ताकि बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम रहें। एक मेरे चचा जान थे, वो चचा नहीं मेरे दादाजी के भाई थे, उनकी कहीं किडनीज बेटा फेल हो गई। जब किडनीज फेल हो गई तो पता कैसे लगा कि उनकी जब हालत बिगड़ रही थी, तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट लिख कर दिए, तो पता लगा कि उनके ब्लड में यूरिया ज्यादा हुआ था। यूरिया मेरे बच्चे एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हमें किडनीज दी हैं। अच्छा, अब चूंकि किडनीज फेल हुई थी, तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा आया, जो कि बॉडी के सारे फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रहा था। तो पता ये लगा कि कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसी होती हैं जिनको बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जी हाँ, किडनीज यूरिन बनाती हैं जिसमें वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करती हैं किडनीज। तो किडनीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होती हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट मींस एनी मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट में हार्म द बॉडी, वो बॉडी को हार्म कर सकता है। तो बेटा अभी तक 4 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली डेफिनेशन थी जी होम्योस्टैसिस, ठीक। उसके बाद दूसरी थी जी डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन थी जी डिफाइन थर्मोरेगुलेशन। और उसके बाद चौथी डेफिनेशन थी डिफाइन एक्सक्रीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी ये, ठीक। लें जी, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ। हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर का कर लिया है, और अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कि प्लांट्स होम्योस्टैसिस करते हैं। क्या प्लांट्स अपने वाटर और सॉल्ट्स की क्वांटिटीज को, कंसंट्रेशंस को मेंटेन करते हैं? करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या प्लांट्स अपने अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर फेंकते हैं? ऑक्सीजन लेने के लिए ये क्या करते हैं? और क्या प्लांट्स में सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर का क्या किया जाता है? और प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, प्लांट्स उन्हें किस तरह ठिकाने लगाते हैं? तो लेट्स रीड होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स।
बच्चा जी, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, प्लांट्स भी इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड दे ऑल्सो कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट। तो प्लांट्स ऑल्सो शो होम्योस्टैसिस। तो प्लांट्स में भी क्या होती है बेटा? होम्योस्टैसिस होती है। अच्छा, प्लांट्स अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स, प्लांट्स डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी में होम्योस्टैसिस कर सकें। अपनी बॉडी में क्या कर सके बेटा? होम्योस्टैसिस के अमल को ब्रुए कार लाएं, वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स आजमाते हैं। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द होम्योस्टैसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। लो जनाब, वो केमिकल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल्स। इनके बैलेंस को बरकरार रखने के लिए प्लांट्स बकायदा कुछ एफर्ट करेंगे। तो वो अब एफर्ट हम पढ़ने लगे। बच्चों, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था, जो कि चैप्टर नंबर 10 था, वो था गैसियस एक्सचेंज के बारे में। और उसमें ये जो अब हम पढ़ने लगे हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये हम लोग उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर जरा दोबारा आ गया है तो इट्स ओके, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होम्योस्टैसिस। दिन के वक्त बेटा, दिन के वक्त ये बात मैं सिर्फ लीव्स के मीजोफिल सेल्स की बात कर रहा हूं, ठीक? या वो वाले सेल्स जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। इन द डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब चूंकि मैं सिर्फ उन सेल्स की बात कर रहा हूं जो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो कहता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने का नाम है, कहता है सेलुलर रेस्पिरेशन के एंड पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया जाएगा फोटोसिंथेसिस में। लिहाजा दिन के वक्त जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट उनमें है जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सेल को उससे कोई काम नहीं है, उसको बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो ये पहला जो पॉइंट है, ये उन सेल्स के लिए है जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, ये फोटोसिंथेटिक सेल्स रात के वक्त, जब इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज सरप्लस, बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है, बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इस्तेमाल नहीं है। लिहाजा बेटा, सुबह शाम वो वाले सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उनके लिए वर्ड सुबह शाम में इस्तेमाल करूंगा, और जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती हैं उनके लिए सिर्फ मैं शाम यानी कि रात का वक्त इस्तेमाल करूंगा, कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस है फोटोसिंथेटिक सेल्स में, जबकि 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस है उन सेल्स में जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकलना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की जानिब डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। ठीक बेटा? नेक्स्ट आया जी, लीव्स एंड यंग स्टेम्स में तो स्टोमेटा होते हैं। लीव्स और यंग स्टेम्स में तो स्टोमेटा होते हैं बेटा। ये स्टोमेटा मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी वैसे इनके दिखा दी थी फोटोग्राफ, लेकिन एक दफा हम फिर कर लेते हैं। ये देखो, लीव्स के लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है रात के वक्त, और ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है। लेकिन रात के वक्त का वर्ड सिर्फ उनके लिए है जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और 24 घंटे का वर्ड उनके लिए है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। वो 24 घंटे वो वाले सेल्स हमारी तरह ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो लीव्स और यंग स्टेम्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट थ्रू स्टोमेटा। लेकिन मेरा बच्चा, इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड बड़े आराम से डिफ्यूज हो जाती है फ्रॉम इट्स जनरल बॉडी सरफेस। तो ये मैंने बताया भी था कि फाइब्रस रूट्स होते हैं, वो रूट्स इतने थिक नहीं होते, यंग रूट्स होते हैं रेशानुमा। उन रेशानुमा रूट्स की जो एपिडर्मिस होती है वो बड़ी ही थिन होती है, तो वो बड़े आराम से अपनी सरफेस से
कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते रहते हैं और ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स, स्पेशली थ्रू व्हाट, रूट हेयर्स। ले जी, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, देखा, इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। अब आया है हमारा ऑथर, हमारा राइटर उस जगह, उस पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया कि दिन के वक्त मेसोफिल सेल्स में जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, उनमें फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन एक वाफर प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन एक फालतू प्रोडक्ट है। तो बेटा, तो ऑक्सीजन इज एज अ बाय प्रोडक्ट। बेटा, बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है विच इज नन ऑफ एनी यूज। अच्छा, ऑक्सीजन का थोड़ा सा यूज तो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के हवाले से ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, none of any use. Well जनाब, after its utilization in the cellular respiration, देखा, उस ऑक्सीजन की थोड़ी सी मिकदार को यूज करके, यानी उसको तो यूज कर लिया जाता है इन द लीफ सेल्स, और बाकी की जो एक्स्ट्रा मिकदार है ऑक्सीजन की, इट इज रिमूव्ड, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा। डन। तो ये हमारी पहली हेडिंग होगी जी, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स की पहली हेडिंग हो गई, खत्म हुई, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मेरे बच्चों को ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, बच्चे पॉइंट्स नहीं लिखते, यहाँ टीचर्स बस आते हैं, बोर्ड पर समझाकर चले जाते हैं, ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स डिस्कस करके, और जब आप पेपर में नहीं लिखते तो फिर पेपर में मार्क कर रहे होते हैं कि तुम ये भूल गए, तुम ये भूल गए। मेरा बच्चा, आपने 6 के 6 पॉइंट्स लिखने हैं अगर आपने 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स की गारंटी लेनी है तो। लो जी, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। बच्चों, वी नो दैट प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। बेटा जी, प्लांट्स सॉइल से वाटर ऑब्टेन करते हैं थ्रू रूट्स। अच्छा, इस वाटर का वो यूज कर ले, अच्छा इस वाटर को वो बॉडी में यूज तो करते ही हैं। अच्छा, एक तो वो पानी ले लेते सॉइल से, और दूसरा उनमें पानी प्रोड्यूस होता रहता है हर सेल के अंदर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जी हाँ, रेस्पिरेशन क्या थी? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो वाटर बना सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। तो सुनो जी, एक्स्ट्रा वाटर प्लांट में कैसे आता है, तो सुन लें। पहला तरीका यह है कि प्लांट्स हर वक्त सॉइल से वाटर ऑब्टेन करते रहते हैं, और नंबर 2, प्लांट्स के सेल्स 24 घंटे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनाते रहते हैं? वाटर बनाते रहते हैं। अब इस पानी का प्लांट्स करते क्या है? प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। प्लांट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब सेल्स अपने वैक्यूल के अंदर वाटर भर लेंगे तो वैक्यूल पानी के साथ फूल जाएगा, फिर वैक्यूल जोर लगाएगा, साइटोप्लाज्म को पुश करेगा टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स बाउंड्री, और जोर लगाएगा सेल वॉल की जानिब। तो उस वक्त उस तने हुए सेल को हम टर्जिड सेल कहते हैं। तो टर्जिडिटी बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए। ठीक है जी, तो इट मेक्स देयर सेल्स टर्जिड। लेकिन बेटा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका क्या करें? तो एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। अब बेटा, ट्रांसपायरेशन भी हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ लिया था। ये देखें बेटा, दिन भर प्लांट किस में रहता है? सनलाइट में, गर्मी में। जब सूरज की गर्मी पड़ती है किस पर? प्लांट्स के एरियल पार्ट्स के सरफेस पर, तो बेटा उनके अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाता है, लिक्विड से गैस बनकर तो बाहर निकलता रहता है। तो जनाब, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इस तरह फ्रॉम द सरफेस इवेपोरेट होता रहता है, फ्रॉम द सरफेस इवेपोरेट। तो बेटा, द loss of water in the form of vapors from the surface of the aerial parts of the plant is called transpiration. तो जनाब, ट्रांसपायरेशन, तो एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। अच्छा भाई, दूसरा तरीका है बेटा ग्यूटेशन। बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ग्यूटेशन, हाउ डज इट अकर, एंड इसका एग्जाम्पल भी दे दो। अच्छा, अब रात के वक्त क्या है कि रात के वक्त तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही। क्यों?
बेटा प्लांट्स अपने स्टोमेटा भी बंद कर लेते हैं, ठीक है, और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी नहीं होती क्योंकि इनफ गर्मी नहीं है, क्योंकि रातें ठंडी होती हैं. So at night, transpiration usually does not occur because plants have their stomata closed. तो plants के stomata closed हालत में है, ठीक. तो फिर क्या होगा? लेकिन बेटा रूट्स भर जाते हैं पानी से, क्योंकि सॉइल में मौजूद होता है पानी, और पानी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से वो रूट्स के अंदर दाखिल होता जाता है. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर करके प्लांट की बॉडी के अंदर जा रहा होता है, यानी कि ऑस्मोसिस तो हो रही है. So there is high water content in the soil, and water keep on entering into their roots and is accumulated in the xylem vessels. अब वो xylem vessels में भर जाता है. अब मेरा बच्चा जो छोटे छोटे पौधे हैं, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे पौधे जैसे ग्रासेस हैं जिनमें इतनी हाइट्स नहीं है, तो सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस इस जमाशुदा पानी को क्या करते हैं कि वो फोर्स आउट कर देते हैं कि पानी तो निकल यहां से बाहर. तो बेटा इनके पत्तों के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हाइडाथोड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चे? हाइडाथोड्स. तो बेटा this water, extra water is forced out through the special pores present at the leaf tips या edges, and this water makes drops. तो ड्रॉप पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं बेटा, और वो ड्रॉप्स की शक्ल में फिर पानी बाहर निकलता है. तो मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूं, ये देखो. तो ये लीफ के जो मार्जिन्स हैं, इन मार्जिन्स के टिप्स पर यानी इनकी एजेस पर क्या है? स्पेशल ग्लैंड्स हैं, स्पेशल पोर्स हैं, जिनमें से वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में बेटा बाहर निकल रहा होता. इस प्रोसेस को ग्यूटेशन कहते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? ग्यूटेशन. तो ग्यूटेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स. ट्रांसपायरेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ग्यूटेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. तो ट्रांसपायरेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जबकि इसका क्या है बेटा? इसका है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स from through the special pores present at the leaf tips or edges done of the plants. तो मेरा बच्चा ये आ गया. What is guttation? The appearance of the drops of water on the tips or edges of the leaves is called guttation. Is called gutation. तो बेटा guttation loss of water in the form of vapors नहीं है. ग्यूटेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. डन बेटा वेपर्स की शक्ल में नहीं, पानी के ड्रॉपलेट्स की शक्ल में. इसका लॉस क्या कहलाता है? ग्यूटेशन. तो यहां आ गया ट्रांसपेरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जबकि ग्यूटेशन is in the form of water droplets through the special pores present at the margins of the edges of the leaves. Example grasses. Example क्या मेरा बच्चा? grasses. ले जनाब नेक्स्ट आया guttation is not to be confused with dew. अच्छा बेटा अब ड्यू क्या है? देखें गर्मियां आ गई हैं, आप अभी जाएं और स्टील के ग्लास में पानी भरें ठंडा, और ठंडा पानी लाकर टेबल पे रख दें, तो थोड़ी देर बाद आपके उस स्टील के ग्लास के अंदर ठंडा जो पानी है वो तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ग्लास के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे. ग्लास के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे. तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या ग्लास के अंदर से लीक होकर बाहर आए हैं? नो. ठंडा ठंडा ग्लास जब आपने रखा तो हवा के वेपर्स जब आकर उस ठंडे ग्लास से टच हुए तो हवा का गैसियस वाटर लिक्विड वाटर में चेंज हो गया. वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए लिक्विड में और ग्लास के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स बन गए. तो बेटा जी जब गैसियस वाटर
ठंडे ग्लास से टच होकर लिक्विड वाटर में चेंज हो गया तो उसके जो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स थे ऊपर, वो आपने देखा कि वो कंडेंसेशन का नतीजा थे। बेटा ड्यू भी कुछ ऐसे ही है, पत्ते होते हैं ठंडे, तो जब हवा के वाटर वेपर्स आकर पत्तों से टच होते हैं तो ठंडक की वजह से हवा में मौजूद नमी, हवा में मौजूद वेपर्स ठंडे पत्तों से टच होकर कंडेंस होकर पानी के ड्रॉपलेट्स बना देती है एट द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो अगर तो वाटर हवा वाला कंडेंस हुआ है तो उसको ड्यू बोलोगे, उसको ड्यू बोलोगे। लेकिन अगर लीफ के अंदर का पानी स्पेशल पोर्स के जरिए एजेस पर मौजूद पोर्स से अगर निकला है बाहर तो वो ग्यूटेशन है, तो वो ग्यूटेशन है। तो बेटा ग्यूटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद द ड्यू। व्हाट इज ड्यू? Dew is the water which condenses from the atmosphere onto the plant surface. तो ड्यू जो थी वो तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स जो हवा के थे वो लीफ सरफेस के साथ मिलकर तो वो कंडेंस हो गए, जबकि ग्यूटेशन में पौधे का अंदर का पानी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलता है। आपको पता है और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो प्लांट्स बाहर निकालते हैं। तो रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट अब हम लोग करने लगे हैं। कहता है जनाब प्लांट्स अपने अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान अगर कोई केमिकल्स बनते हैं तो प्लांट्स उन केमिकल्स को अपने अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं। बेटा प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज। कैसे? एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। उन मटेरियल्स को चेंज कर लेंगे, अगर तो वो हार्मफुल है उन्हें हार्मलेस में चेंज करके अपनी बॉडी में स्टोर कर लेंगे, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी प्लांट्स। एग्जाम्पल टोमेटो। लो जी, तो टोमेटो यानी कि ये टमाटर के पौधा जो है वो अपने अंदर बनने वाली वेस्ट मटेरियल्स को कैल्शियम ऑक्सलेट में चेंज कर लेता है और फिर ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इसको प्लांट अपने लीव्स में या अपने स्टेम्स के अंदर एज हार्मलेस मटेरियल के तौर पर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इजी बच्चा? अच्छा, अब याद रखो कि बहुत सारे पौधे अपने वेस्ट मटेरियल्स को पत्तों के अंदर स्टोर कर लेते हैं और जब पतझड़ का मौसम आता है, दैट इज ऑटम सीजन, तो वो अपने पत्तों को शेड ऑफ करके दे गेट रिड ऑफ दोज मेटाबॉलिक वेस्ट। लेकिन याद रखें कि लीव्स का प्राइमरी फंक्शन फोटोसिंथेसिस ही है, लेकिन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं, उसका सेकेंडरी फंक्शन के तौर पर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीफ, इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीफ फॉल। तो प्राइमरी फंक्शन जो लीफ का है वो फोटोसिंथेसिस ही है, लेकिन उस लीव्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस में वो क्रिस्टल्स की शक्ल में इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बेटा जमा कर लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वो शेड ऑफ करके दे गेट रिड ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट। बच्चा अगर लीव्स आर नॉट शेड, अगर ये लीव्स शेड नहीं हुए, अगर लीव्स नहीं झड़े, the calcium oxalate just remains as harmless crystals in the leaves। तो कोई बात नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्सलेट एक हार्मलेस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लीव्स के अंदर पड़े रहें, इट्स ओके, डन। तो नेक्स्ट पॉइंट आया कि जी इन ट्रीज, जो ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली, जो हर साल अपने पत्तों को झड़ देते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो बेटा उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी लीफ फॉल के दौरान झड़ जाते हैं, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि लीव्स में होते हैं वो पत्तों के साथ ही गिर गुर जाते हैं बॉडी से। बेटा जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स में आपको दिखा दूं जरा कि किस तरह, ये देखें, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं
और अगर कुछ और इसके सैंपल देखे जाएं तो कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स जी, हाँ यही थी मेरा ख्याल, एक मिनट जी, यही थी। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि कोई दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स में, वो कौन से हैं। ठीक बेटा, तो वो है जनाब बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अल्लाह अकबर, मस्ट आते होते हैं कि रेजन्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्सक्रीटेड आउट बाय व्हिच ट्रीज। तो मेरे बच्चों ने निशान लगाना जी, कॉनीफेरस ट्रीज, कॉनीफेरस ट्रीज। तो आइए आपको रेजन्स दिखाते हैं। ये है जी रेजन्स। तो बेटा ये रेजन्स देख रहे हैं आप, ये एक बहुत गाढ़ा सा मटेरियल, कॉनीफेरस ट्रीज मतलब जिम्नोस्पर्म्स के जो ट्रीज हैं, जो कि नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, वो इस तरह का मटेरियल बेटा निकालते हैं जिन्हें साइंटिस्ट बॉटनिस्ट कहते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो दीज आर रेजन्स, दीज आर रेजन्स। बेटा ये याद कर लें, रेजन्स आर एक्सक्रीटेड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉनीफेरस ट्रीज इज द आंसर, कॉनीफेरस ट्रीज। नंबर 2, गम्स वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कीकर का प्लांट निकालता है, गम्स। ठीक, तो गम्स क्या है जी, तो गम्स आ गई, ये देखें, दिस इज गम। तो ये कीकर का दरख्त क्या निकाल रहा है बेटा, ये गम है। सो दिस इज गम। तो ये गम्स भी क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आया लेटेक्स। तो लेटेक्स इज द वेस्ट मेटाबॉलिक मटेरियल व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट बाय रबर प्लांट, बाय रबर प्लांट। तो ये आपको दिखा देते हैं, ला जी, ये देखो, ये लेटेक्स बाहर निकल रहा है, रबर प्लांट है। रबर प्लांट पे आप हल्की सी कोई जरब लगाएं, कोई छोटी सी चोट लगाएं, इसके अंदर से ये लेटेक्स निकलेगी जो इस बाल्टी में जमा होने के बाद रबर में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, तो लेटेक्स इज अ फॉर्म ऑफ रबर। डन बच्चों, तो लेटेक्स इज एक्सक्रीटेड आउट बाय रबर प्लांट। तो रेजन्स क्या कौन सेक्रीट करते हैं, बोलिए, कॉनीफेरस ट्रीज। गम्स कौन सेक्रीट करते हैं, कीकर के दरख्त। और लेटेक्स कौन बेटा निकालते हैं, रबर प्लांट। कौन, रबर प्लांट। जबकि लास्ट आया जी म्यूसिलेज। क्या मेरे बच्चे, म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज करते हैं ये देखें, ये एक प्लांट है बेटा जो कार्निवोरस है। कार्निवोरस से मुराद इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। तो ये 10th के हमारे लास्ट चैप्टर्स में से आएगा कि उसके अंदर हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं बेटा। इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए ये देखें, ये उन्होंने म्यूसिलेज निकाली हुई। म्यूसिलेज एक स्टिकी सब्सटेंस होती है। तो साइंटिस्ट बॉटनिस्ट कहते हैं कि दिस इज व्हाट, इट इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल, इट इज व्हाट, एक्सक्रीटरी मटेरियल। अच्छा, और अगर आप ये देखो, दिस इज ऑल्सो म्यूसिलेज। तो ये भी ये म्यूसिलेज निकली हुई है। तो म्यूसिलेज पाई जाएगी किसमें, कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। आज ही भिंडी एक सुबह बाजार से लाए, भिंडी, भिंडी को काट कर देखें तो आपके हाथों पर जो चिपचिपे सा मटेरियल लगेगा, दैट इज म्यूसिलेज। बेटा फिर ना कहना खबर ना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि म्यूसिलेज इज एक्सक्रीटेड आउट बाय, come on, carnivorous plants and ladyfinger, latex by rubber plant, and gums by कीकर, and resins by coniferous trees. तो बेटा इसके साथ ही आज का लेक्चर आपका खत्म हुआ। और ये हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम होम्योस्टैसिस है, उसका आज लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। और इसका सिलेबस था होम्योस्टैसिस एंड एक्सक्रीशन इन व्हाट, एक्सक्रीशन मुंह से निकला, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैं अपने बच्चों को साथ साथ बताता रहा हूं। तो मेरा बेटा, अगर आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर किया करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको यूट्यूब वाले आपको जो है वो खबरदार करें, बल्कि आपको नोटिफिकेशन भेजें कि जनाब आपका लेक्चर आ चुका है, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। ठीक है मेरा बच्चा,
थैंक यू सो मच। जीते रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज।